नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं 50 साल से ज़्यादा महाराष्ट्र में, मुंबई में पत्रकारिता करते आया हूँ। देश की राजनीति हो या महाराष्ट्र की राजनीति हो, बारीकी से समझने की कोशिश मैंने हमेशा की है। और एक अजूबा ऐसा भी है कि शरद पवार राजनीति में आ गए और मैं पत्रकारिता में आ गया। हम मानो समांतर चलते गए, मैं पत्रकारिता में, शरद पवार राजनीति में। तो हमने शरद पवार को नज़दीकी से, यानी मैं एक बार भी उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत नज़दीकी से समझने की कोशिश करता हूँ। और एक तो माना जाता है कि देश में हो या महाराष्ट्र में हो, अगर महाराष्ट्र की राजनीति होती है, हो रही है, होने वाली है, तो उसमें तो शरद पवार का कुछ ना कुछ योगदान होगा ही, ये मानने की एक फैशन बन गई है। पर्टिकुलरली पिछले 10-15 साल में तो महाराष्ट्र में कुछ भी होता है तो उसमें शरद पवार का हाथ होगा ही, ये माना ही जाता है। इसलिए मुझे आज शरद पवार पर थोड़ी बात करना ज़रूरी लगता है हिंदी में। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के बाहर की लोग जो है, उनको महाराष्ट्र में क्या चल रहा है वो अगर समझाना है तो पिछले कुछ महीनों से, यानी अजीत दादा शरद पवार के साथ छोड़कर निकल गए, उसके बाद जो हतबलता, डिमोरलाइजेशन शरद पवार का हुआ है, उसके बाद वो लगातार एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं। और वैसे ही एक बड़ी गलती उन्होंने मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण के मामले में कर दी है। जिस ढंग से अचानक एक मराठवाड़ा जालना जिले का एक तालुका है अंबड़, वहाँ का एक गांव है अंतरवली सराटी, वहाँ के एक मराठा युवा नेता मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने मराठा आरक्षण फटाफट होना चाहिए, इसके लिए उपोषण अनशन शुरू कर दिया। और मामला इतना बिगड़ता गया कि पूरी महाराष्ट्र की महायुति सरकार को जरांगे पाटिल के सामने शरणागत होना पड़ा, शरण जाना पड़ा। वो मांगे करते गए, सरकार मांगे मानती गई। और जबकि पहली मांग मानी जाती थी तो ये लोग, यानी मनोज जरांगे पाटिल, एक नई मांग रखते थे। आहिस्ते आहिस्ते यहाँ तक आ गया कि विधानसभा में आरक्षण का एक नया प्रस्ताव मंजूर हो गया, फिर भी ये आंदोलन बंद नहीं कर रहे। और बात सामने आ गई कि ये जरांगे पाटिल नहीं है, इनके पीछे कोई बड़ा राजनेता है। और कल तक जो जरांगे पाटिल के साथी रहे, ऐसे कुछ लोग, संगीता वानखेड़े, वाड़ेकर या बारसकर, ऐसे लोग सामने आके बोलने लगे कि जरांगे पाटिल, जिनके पीछे हम बड़ी ताकत लगाकर खड़े थे, ये तो एनसीपी शरद पवार गुट के लिए काम कर रहे। और मामला बिगड़ता गया। अब पूरा जो मराठा आरक्षण रिजर्वेशन का आंदोलन पिछले 6-8 महीने से हुआ है, इसकी जांच करने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। और जब एसआईटी गठित हो गई, उसके बाद सबसे पहले मैदान में कौन उतरे? तो खुद शरद पवार उतर गए। खुद शरद पवार उतर गए और 1 मिनट में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस रिजर्वेशन, इस आंदोलन से या जरांगे पाटिल के उपोषण अनशन से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा उनका कोई संपर्क नहीं था, मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, चाहे जितनी जांच कर लो। शरद पवार को ये बात इमीडिएटली कहने की क्या जरूरत थी? यहाँ एसआईटी का गठन तक नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा हुई और शरद पवार इतने डर गए। क्या हो गया है शरद पवार को? जो शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम 6-7 साल कम अधिक करके ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। और जब जब मुख्यमंत्री रहे, शरद पवार खूब होम मिनिस्टर, गृह मंत्री रहे।
यानी पुलिस का जो डिपार्टमेंट होता है वो कैसे काम करता है, ये किसी ने दूसरे हमारे जैसे किसी ने शरद पवार को समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद पवार खुद समझ सकते हैं कि पुलिस किस ढंग से काम करती है, और उसमें कुछ खामियां रह गई तो एसआईटी उसको पकड़ सकती है। तो ये बात शायद पवार के समझ में आ गई कि जरांगे पाटिल जो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिन्होंने आंदोलन और मराठा रिजर्वेशन एक मजाक बना रखा है, आरक्षण से ज़्यादा इनको सरकार को संकट में लाना था। अजीत दादा हो, फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, इनको संकट में लाना, इसके लिए अगर आरक्षण का मुखौटा लगाया गया तो उनके पीछे कौन सी ताकत खड़ी है, ये ढूंढने के लिए अगर एसआईटी बनती है तो शरद पवार का चेहरा सामने आना और जरांगे का मुखौटा फट जाना तय था। इसलिए शरद पवार बहुत जल्दबाजी में, यानी एसआईटी की घोषणा हुई और शरद पवार ने अपने हाथ झटक लिए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि शरद पवार इसमें क्यों फंस गए। आप राजनीति करने वाले हो, आप राजनेता हो, अपने अनेक बार पार्टियां बदली है, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक बड़े बड़े ओहदे पर आप रहे हो, आप मुख्यमंत्री रहे, आप संरक्षण मंत्री, रक्षा मंत्री रहे। ये इंसान जरांगे पाटिल जैसे किसी के पीछे ऐसे क्यों चले गए? तो इसमें हमें समझ में आता है कि शरद पवार इतने डेस्परेट हो गए क्योंकि अब उनके पास उनकी पार्टी तक नहीं बची है। उम्र तो बढ़ गई है, 25 साल पहले उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और जोर शोर से वो काम करते थे। आज उतनी ताकत नहीं है और उम्र उनके साथ नहीं है। इसलिए जब पार्टी इनका ही भतीजा उठाकर ले गया, उनके सब साथी निकल गए, अब उनकी बेटी और जितेंद्र अवार्ड जयंत पाटिल जैसे नाकाम लोग उनके साथ बचे, तो पहले जैसी पार्टी खड़ी नहीं कर सकते तो कम से कम अजीत दादा या उनके साथ बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनको कुछ नुकसान करे। यही अगर शरद पवार ने अपना एजेंडा बनाया है तो इसके लिए मुझे लगता है कि जरांगे पाटिल जैसा कोई मोहरा उन्होंने चुना, ये सबसे बड़ी भारी गलती थी। आपको याद होगा दोस्तों कि हमारे एक कोई ब्रह्मोस नाम का मिसाइल था, वो गलती से छूट गया और पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिर गया, थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ उनका। ये ऐसे मिसाइल जब होते हैं उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो बहुत बड़ा भारी नुकसान कर देते। इसलिए जो मिसाइल होते हैं उसमें सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि वो गाइडेड मिसाइल होता है, यानी जिस निशाने पर उसको छोड़ा है बिल्कुल उस निशाने पर पहुंचकर वो तबाही मचा देता है। अगर गाइडेड मिसाइल नहीं होगा या उसमें कुछ खामियां होगी तो यहाँ से तो छूटेगा लेकिन गिरेगा कहाँ इसका किसी को पता नहीं। और शायद ऐसे जो अनगाइडेड मिसाइल होते हैं वो जो छोड़ेगा उसके ही सर पर आकर गिर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो जरांगे पाटिल का उपोषण, उनका आंदोलन, शरद पवार ने उसके पीछे अपनी ताकत लगा दी तो वो भूल गए कि मनोज जरांगे पाटिल कोई होशियार और जानकारी रखने वाला नेता है नहीं। उसको थोड़ी सी ताकत दे दो, थोड़ी सी नशा हो गई, वो हाथ से निकल जाएगा, और वैसा ही हुआ। अब बात ये हुई है कि ना कि जरांगे पाटिल को पवार खुले आम मैदान में आकर रोक सकते, ना उससे हाथ धोकर अलग हो सकते, क्योंकि बहुत सारे सबूत एक एक करके सामने आ रहे कि जरांगे पाटिल के आंदोलन के आड़ में रहते हुए शरद पवार की जो बची हुई पार्टी है
उसके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जरांगे पाटिल के आंदोलन के पीछे खड़े थे, उनके साथ थे। जरांगे पाटिल की ताकत और कोई नहीं तो शरद पवार की पार्टी ही है। और पूरा आंदोलन मराठा रिजर्वेशन के लिए था ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। ये अब सामने आने लगा है और एसआईटी में इसके सबूत सामने आएंगे, लाए जाएंगे। इस डर से शरद पवार गड़बड़ा गए, बौखला गए और उन्होंने जब तक एसआईटी गठित नहीं हुई है उसकी सिर्फ घोषणा हुई है और शरद पवार इमीडिएटली सामने आ गए कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं, मैंने उसको कभी फ़ोन किया नहीं। जब शुरू में एक बार वहाँ लाठीचार्ज वगैरह हुआ था तो मैं उनसे मिलने गया था, बस आमने सामने बात हुई, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। ना मैंने उनको कभी फ़ोन किया, ना उनसे मेरी फ़ोन कर कभी बात हुई। इतना ही सफाई अचानक से शरद पवार क्यों दे रहे? और दूसरी बात देखिए कि विधानसभा में जब इस एसआईटी की घोषणा हो गई तो विरोधी दल के कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन्होंने भी एसआईटी को रोकने के लिए आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि हर एक को डर है कि अगर इसमें सच्चाई सामने आ जाएगी तो चुनाव के समय उसका नुकसान उस पार्टी को उठाना पड़ेगा जिन्होंने आगजनी की है, गाड़ियाँ तोड़ी है, घर जलाए, लोगों को पीटा है, घर में घुसकर पीटा है। ये जो सब मामला हो गया, इसमें हमें आरोपी ना बनाया जाए, इसके लिए हर पार्टी अब डर कर अपना कदम पीछे ले रही है। और शरद पवार सबसे पहले मैदान में आ गए कि मेरा और जरांगे पाटिल का कोई रिश्ता नहीं है, ना कि कोई संबंध है। शरद पवार ने, मैं मानता हूं कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। एक बात है, बहुत पहले 30 साल पहले शरद पवार जी ने ओपनली बता दिया था कि मराठाओं का आरक्षण हो ही नहीं सकता। एक पुढ़ारी नाम का अखबार है मराठी में, उनकी हेडलाइन मेरे पास है। उन्होंने हेडलाइन बनाई थी कि शरद पवार ने घोषित किया है कि आरक्षण कानूनन हो नहीं सकता मराठाओं के लिए। तो आज वही शरद पवार कोई उपोषण कर रहा है, इसके लिए किसी छोटे गांव में जाकर उससे बातें करते तो मामला छूटता नहीं। बाद में उनकी ही पार्टी के अनेक नेता जिस जिले में, जिस तालुका में या जिस गांव में गाड़ी के टायर जलाकर, गाड़ियों पर पत्थर मारकर या दूसरी पार्टियों के नेताओं को डराने की कोशिश आंदोलन के दरमियान हुई है, उसमें जो लोग आगे थे वहां पुलिस बंदोबस्त तो था, पुलिस के पास इसकी सबकी रिकॉर्ड है। कौन सी गाड़ियां जरांगे पाटिल को लेकर मुंबई तक आई थी, कौन से जेसीबी में बैठकर जरांगे पाटिल पर फूल बरसाए गए थे, कौन से ट्रैक्टर जरांगे पाटिल के लिए सब सुविधा कर रहे थे। जरांगे पाटिल का आंदोलन दिखाया जाए, इसके लिए इंटरनेट की सैटेलाइट सुविधा किसने खड़ी की थी, कौन से होटल में किस किस चैनल के पत्रकारों को रहने की सुविधा कर दी थी, जिस पर कुछ 90 लाख का खर्चा हुआ, वो खर्चा किसने उठाया। जिस होटल में ये सुविधा खड़ी कर दी गई थी उस होटल के रिकॉर्ड में ये सब मिलेगा कि उनको पैसा किसने दिया। अगर नहीं दिया तो क्या होटल वाला अपने जेब के पैसे निकालकर मराठा आंदोलन का खर्चा उठा रहा था। ये सब सामने आएगा, इसलिए शरद पवार डर गए। तो कुछ बिना विलंब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा और मनोज जरांगे का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जो मशीनरी, जेसीबी हो गए, गाड़ियाँ होगी या जो साधन संपत्ति
इस आंदोलन के लिए मनोज जरांगे के पीछे खड़ी हो गई। दोस्तों, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। अगर 27 एकड़ की ज़मीन पर एक सभा बना, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, रैली हो गई मनोज जरांगे की, जिसमें 2-2 लाख लोग आते, किसी एक छोटे गांव में 2 लाख 3 लाख लोग लाए जाते तो उनको आने की और जाने की सुविधा उपलब्ध करानी पड़ती है। उसमें कौन सी गाड़ियाँ थी, किसकी गाड़ियाँ थी, वो गाड़ियाँ क्यों आई थी, ये भीड़ किसने इकट्ठा की, ये सब पुलिस के रिकॉर्ड में मिल सकता है, जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर एसआईटी वो सब रिकॉर्ड उठाकर काम करने लगे तो उसमें अभी एक बात हो गई है, देवेंद्र फडणवीस और ब्राह्मण समाज को धमकियां देने वाला एक इंटरनेट का, सोशल मीडिया का ट्रोलर योगेश सावंत पकड़ा गया। तो शरद पवार के पोते जो एमएलए विधायक है रोहित पवार, वो सामने आकर बोले हाँ हमारे पार्टी का है। तो ऐसी एक बात सामने आना शुरू हो गई। जब मुंबई की सीमा पर आकर नवी मुंबई में जरांगे पाटिल 2 दिन के लिए रुके थे, तो जो कुछ 40-50 हजार लोग आए थे, उनको खाना पीना किसने खिलाया था? शरद पवार के एक साथी जो एमएलसी है शशिकांत शिंदे, इन्होंने यहाँ की जो क्या बोलते कृषि बाजार, उस कंपाउंड में ये सुविधा खड़ी किसने की थी? शशिकांत शिंदे, जो शरद पवार की पार्टी के एमएलसी है। तो इसलिए शरद पवार डर गए कि अब अगर चुनाव से पहले एसआईटी गठित होकर ये सारे सबूत सामने लाए गए तो इनका जो सेक्युलर जात निरपेक्ष चेहरा है, मुखौटा है, वो फट जाएगा। इसलिए शरद पवार बहुत डरे और सिर्फ एसआईटी का नाम सुनते ही शरद पवार जरांगे पाटिल से दूर हटकर भाग खड़े हुए। मुझे अजीब ये लगता है कि जिनको पिछले 30-40 साल में बड़ा चाणक्य नीति वाला राजनेता माना गया, ऐसे शरद पवार इतने छोटे से मामले में फंसे कैसे? लेकिन एक बात होती है, कई गांव में शेर घुस आता है, लकड़बग्गा आता है, उसको पकड़ने के लिए जो एक पिंजरा लगाया जाता है, उस पिंजरे में 2 खाने होते, एक खाने में किसी बकरी को रखा जाता है, तो उसको खाने के लिए, उसकी शिकार करने के लिए इधर उधर से घूमकर आखिर में जब दूसरे बड़े खाने में शेर या लकड़बग्गा पहुंच जाता है तो उसका दरवाजा गिर जाता है और लकड़बग्गा या शेर पकड़ा जाता है। एक फिल्मी गाना याद आता है, शिकारी खुद यहां शिकार बन गया। शरद पवार देवेंद्र फडणवीस की शिकार करने निकले थे, लेकिन जरांगे पाटिल के साथ जाकर उन्होंने ऐसी गलती कर दी कि खुद शरद पवार यहाँ शिकार बन गए। और 50 साल जिन्होंने सेक्युलर जाति निरपेक्ष राजनीति की, उनका मुखौटा फटने का समय आ गया। इसलिए यहाँ घोषणा नहीं हुई, सिर्फ घोषणा हुई, एसआईटी गठित तक नहीं हुई, उसके पहले ही शरद पवार ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं शिकार करने तो निकले थे, लेकिन खुद शरद पवार शिकार बन गए। हाँ, वो जरांगे पाटिल के शिकार बने या देवेंद्र फडणवीस के शिकार बने, ये तय होना बाकी है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।